गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा हम आपकी हिस्ट्री की बुक का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन रीड किया था। इसी के आगे से आज कंटिन्यू करते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। मतलब इसमें हम रिवॉल्यूशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से एक विचार आया, किस चीज़ का, राष्ट्र का, फ्रांसीसी राष्ट्र का और क्रांति का विचार आया। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसे कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति में घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, वे ही उसकी नियति तय करेंगे। अब पहले क्या था कि फ्रांस में जो पॉलिटिक्स अभी है वैसी नहीं थी। प्रीवियसली क्या था कि सिर्फ एक ही राजा था जो क्या करता था, कंट्रोल करके चलता था एंटायर फ्रांस को। लेकिन फिर वहाँ के लोगों में इस चीज़ को लेकर जागरूकता आई कि अब जो सरकार बनाई जाएगी, जो कानून बनाए जाएंगे, वो कैसे होंगे, राजनीतिक तौर पे या संवैधानिक तौर पे लोगों के द्वारा ही बनाए जाएंगे, नागरिकों के समूह के द्वारा ही क्या होंगे, उनका गठन किया जाएगा और वही उसकी नीति भी बताएंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों में ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। अब स्टार्टिंग से ही उन्होंने जो अपने स्टेप्स लिए थे वो ऐसे लिए थे कि पर्टिकुलर ग्रुप्स की अगर हम बात करें, कम्युनिटी की बात करें, तो वो सभी उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। पितृभूमि, ला पैट्री और नागरिक, ले सिटोयन जैसे विचारों में एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा, द ट्री कलर, चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। फिर क्या हुआ, वहाँ पे कुछ ऐसे विचार आए जिन्होंने क्या कर दिया, लोगों को एक साथ जोड़ दिया, उनके विचारों को क्या कर दिया, एक साथ जोड़ दिया, पितृभूमि और नागरिक, ठीक। और फिर वहाँ का जो फ्लैग था उसको भी बदला गया। अब वहाँ का झंडा कैसा था, ट्री कलर में था, 3 कलर के रंगों में था। राजध्वज की जगह ली स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब ये जो चुनाव लड़े जाने थे स्टेट जनरल के, वो नागरिकों के द्वारा ही लड़े गए और फिर इसका नाम भी बदल गया। स्टेट जनरल से इसको बदल के क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई सुस्तियाँ रची गई, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। और ये सारी सिर्फ और सिर्फ नेशन के नाम पे ही उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ की। उन्होंने जो ओथ थी वो भी बदल दी, जो उनकी हाइम्स थी, प्रेयर्स थी, वो भी उन्होंने बदल दी और जितने लोगों की जानें गई थी, शहीद हुए थे, उनके नाम को भी क्या कर दिया गया, राष्ट्र के नाम से संबोधित कर दिया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिनसे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। अब जो वेट वगैरह के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पे की जाती थी या डिफरेंट वे यूज़ किए जाते हैं, मेजर्स किए जाते थे, अब उनको भी हटाकर क्या कर दिया गया, सिर्फ एक ही कर दिया गया। और जितने भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो पे किया जाने लगा था, अब उसको भी क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र को साझा भाषा बन गई। अब वहाँ पे पेरिस में कौन सी भाषा बोली जाती थी, फ्रेंच बोली जाती थी, तो वही वहाँ की क्या हो गई, नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दी गई। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह
भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों से निर्कुश शासकों से मुक्त कराए। अब वो यूरोप के लोगों से क्या कराने वाले थे? मुक्त कराने वाले थे। तो उनके जो मूवमेंट थे, रिवॉल्यूशनर्स थे, उन्होंने ये कर दिखाया। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप में विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों में स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियां और अभियानों में उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। अब जो रिवॉल्यूशंस वहाँ पे चलाए गए, जिसके तहत चलाए गए थे, वो एक्टिविटीज़ ने लोगों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और लोग भी फिर इस मूवमेंट से जुड़ते चले गए और एक बड़ी सी फ्रेंच सेना फिर तैयार की गई, जो कि सन 1790 में दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। और फिर उन्होंने कहाँ धावा बोल दिया? कुछ मुख्य जो जगह हैं वहाँ पे क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। और जैसे ही ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने लगा। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वह उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की, जैसे जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फिर नेपोलियन का जितने भी एरिया पे कंट्रोल था, तो वहाँ से उसको भी सुधार का मौका मिला। उसने भी सुधार किया बहुत सारे, जो पहले से ही फ्रांस में हो चुके थे, वही सुधार फिर नेपोलियन ने किए। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह यहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसने आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। यह संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन के प्रशासनिक विभाजनों में सरल बनाया, सम्मति व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों में नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों में कारीगरी मजदूर और नए उद्योगपतियों को नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपति और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक सा कानून, मानक भार तथा नाप और राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके में दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी आवागमन की सहूलियत होगी। अब ये जो रिवॉल्यूशंस यहाँ हुआ, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी पे पड़ा तो वो मजदूरों और किसानों पे पड़ा। जो ज़मींदारी सिस्टम था वो उन्होंने फ्री कर दिया, अब उसको हटा दिया गया। और जो स्लेव बना के रखते थे, उस सिस्टम को भी क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो एक मुहिम उन्होंने छेड़ी थी, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों को मिला। और साथ ही उन्होंने जो वेटेज अलाउ कर दिया था कि एक पर्टिकुलर वेटेज ही रहेगा हर जगह, तो उनको क्या लगा कि कहीं से भी ट्रेडिंग करने में फिर उन्हें क्या होगी? आसानी होगी। अब वो जहाँ चाहे वहाँ से मुद्रा लेकर क्या कर सकते हैं? अपना व्यापार कर सकते हैं, या सामान को एक इलाके से दूसरे इलाके में ले जाने लाने का काम किया जा सकता। और जितने भी लघु उत्पादक थे, मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी या स्मॉल स्केल वर्कर्स थे, वो इसको क्या समझने लगे? एक समान कानून समझने लगे। क्यों? क्योंकि जो मानक का भार था वो भी कैसा कर दिया गया? एक जैसा ही कर दिया गया। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।